हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर साउंड का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ वी हियर थ्रू आवर ईयर्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी साउंड की स्पीड की। अब जब हमारी साउंड प्रोपोगेट करेगी या मूव करेगी तो प्रोपोगेशन के दौरान उसकी कोई ना कोई स्पीड तो ज़रूर होगी। अब हमारी साउंड किस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, उस मीडियम के ऊपर साउंड की स्पीड डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी साउंड एक सॉलिड मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर साउंड एक लिक्विड मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर वो किसी गैशियस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। यानी कि साउंड की मैक्सिमम स्पीड कहाँ हो सकती है, तो सॉलिड मीडियम में हो सकती है। इस पूरी कहानी को हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में, और आज के इस सेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नया टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है कि वी हियर थ्रू आवर ईयर्स। हमें सुनाई कैसे देता है, तो हमारे इन दो कानों की बदौलत। अभी तक हमने इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। उन सभी टॉपिक्स को पढ़ करके हमें ये समझ में आ चुका है कि हम सभी के लिए हमारे ये दो कान बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कान है क्या? सेंसरी ऑर्गन्स ही तो हैं। इनका काम क्या होता है? सेंसेशंस को सेंस करना। तो भाई एक साउंड जो है वो भी तो एक सेंसेशन ही है, जिसको कि हमारे कान क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और जिसके कारण वो आवाज़, वो साउंड हमें सुनाई देती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर हमारे कानों के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये हमें सुनने में मदद करते हैं? तो इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम एक मेन टॉपिक तो पढ़ने ही वाले हैं। कौन सा वाला? वी हियर थ्रू आवर ईयर्स। लेकिन इस मेन टॉपिक के अंडर हम दो सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सब टॉपिक कौन सा होगा? स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ईयर्स। यानी कि आज कि इस सेशन में हम अपने कानों का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, इसके पार्ट्स समझने वाले हैं। एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, पार्ट्स समझ में आ जाएंगे, इसके बाद में हमारा सेकेंड सब टॉपिक कौन सा होगा? फंक्शंस ऑफ ईयर्स। यानी कि इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे कानों के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को एकदम क्लियर है कि आज के इस सेशन में इस मेन टॉपिक के अंदर हम दो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला होगा स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ईयर्स, इसके अलावा सेकेंड सब टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ ईयर्स। तो एक काम करते हैं ना, अब जल्दी से अपने सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज पर परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन को हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं? अपने इस मेन टॉपिक के फर्स्ट सब टॉपिक के साथ। फर्स्ट सब टॉपिक कौन सा है? स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले अभी हम अपने कानों का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन हियरिंग साउंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे दो जो कान हैं ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और इनका काम क्या होता है? सेंसेशंस को सेंस करना, जिसके कारण हमें सुनाई देता है, अलग अलग आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। सो वी हियर थ्रू आवर ईयर्स। तो हम कैसे सुन पाते हैं? अपने इन कानों के कारण ही सुन पाते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द हेड इज लाइक अ फनल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे कान का बाहरी वाला हिस्सा, आउटर पार्ट, जो कि आपको कहाँ दिखाई देता है? अपने हेड के बाहर दिखाई देता है, उसका शेप कैसा होता है? फनल जैसा। फनल मतलब क्या होता है? अब कभी आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी हो कि कभी कभी गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि हम उसको पेट्रोल पंप तक लेकर के नहीं जा पाते। तो हम क्या करते हैं? पेट्रोल पंप से बॉटल में पेट्रोल भरा करके लेके आते हैं और इसके बाद में उसको अपनी गाड़ी में डालते हैं। तो गाड़ी में कैसे डालते हैं? इनफैक्ट फनल तो जो है ना, आपने पेट्रोल पंप वगैरह पे भी देखा होगा। जो हमारे ऑटो रिक्शा वगैरह होते हैं उनमें जब पेट्रोल डलता है ना, तो पेट्रोल टैंक का जो भी माउथ होता है, उस माउथ के ऊपर कुछ इस तरीके का फनल रखा जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ से पेट्रोल को डाला जाता है। तो इसका जो माउथ है ये काफ़ी बड़ा होता है, और फिर इसके बाद में इसके बड़े से माउथ के साथ आप बोल सकते हो, मतलब ये आपको एक कोन जैसा दिखाई दे रहा होगा, है ना। फनल को अगर मैं समझाऊँ, इसके स्ट्रक्चर को समझाऊँ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? आपको एक कोन दिखाई देता है, और कोन के साथ में, कोन अकेला नहीं होता है, कोन के साथ में एक पतली सी ट्यूब भी अटैच्ड होती है, ठीक है। तो जो भी हम पेट्रोल डालते हैं, तो भले ही हमने ज़्यादा सा पेट्रोल डाल दिया है तो वो यहाँ वहाँ गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि कोन देखो ना,
कोन का मुंह काफ़ी बड़ा है, तो वो बड़ा मुंह पूरे के पूरे पेट्रोल को गिरने नहीं देता है और इसके बाद में पूरा का जो पूरा पेट्रोल है वो इस पतली ट्यूब के साथ में पेट्रोल टैंक में चला जाता है। आई बात समझ में? तो हो सकता है कि आपने इसको देखा हो, घर पे देखा हो, पेट्रोल पंप पे देखा हो, या अगर देखा नहीं है तो मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको समझा दिया कि ऊपर कोन रहता है और कोन के साथ नीचे की तरफ एक पतली सी ट्यूब अटैच्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, फर्स्ट सेंटेंस हमसे ये बोला गया है कि हमारे ईयर का, अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने कान के हिस्से पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे कान का जो आउटर पार्ट है, जो बाहरी वाला हिस्सा है, जो कि आपको कहाँ दिखाई देता है, अपने हेड के, अपने सर के बाहर दिखाई देता है, उसका शेप क्या होता है, उसका शेप होता है फनल जैसा। अब आप बोलोगे कि मैम ये कौन सा हिस्सा हुआ हमारे कान का जिसका शेप फनल जैसा है? अरे भाई ये वाला, ये जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं, जिसको कि पकड़ करके जो है ना अच्छी पिटाई लगती है, ये वाला हिस्सा, और जिसमें कि लड़कियां क्या करती हैं, पियर्सिंग करवाती हैं और पियर्सिंग करवा करके ईयरिंग्स पहनती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है अपने कान का, ये पोर्शन क्या है, ये आपके कान का बाहरी हिस्सा है, ये आउटर पार्ट है। ठीक है, जो कि आपको कहाँ दिखाई देता है, अपने सर के, अपने हेड के बाहर दिखाई देता है। भाई ये जो ईयर पिन्ना है ये ऐसा थोड़ी कि सर के अंदर धंसा हुआ है, सर के बाहर है ना, तो यही तो बोला जा रहा है कि हमारे ईयर का आउटर पार्ट जो कि कहाँ मिलेगा आपको, विच वी सी आउटसाइड द हेड, जो कि हम हेड के बाहर देखते हैं, इसका शेप कैसा होता है, फनल जैसा होता है। तो फनल की अगर हम बात करें तो फनल ऐसा होगा। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, तो देखो ना, ये क्या हो गया, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ये क्या हो गया, हमारा कान ही तो हो गया एक, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि आपको फनल में एक कोन दिखाई देता है सबसे पहले, वैसे ही हमारे कान में भी जो आपको बाहरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है, वो भी कैसा है, फनल जैसा ही है। आगे जब हम और इसके स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करेंगे ना, तो आपको ये जो रिलेशन बनाया गया है आउटर पार्ट और फनल के बीच का, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी और आगे हम देख लेंगे। इनफैक्ट आपने वो देखा होगा चाबी वाला खिलौना, है ना, तो जो उसकी चाबी होती है ना, जिससे कि हम चाबी भरते हैं, तो चाबी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कई हद तक हमारे पिन्ना और उसके अंदर के जो हिस्से होते हैं उसको रिजेंबल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। हमारे ईयर का, एक ही ईयर को अभी हम पढ़ रहे हैं, एक पढ़ लोगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो हमारे ईयर का जो आउटर पार्ट है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। इट इज़ अटैच्ड टू अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज कॉल्ड ईयर कैनाल। अब ये जो हमारा ईयर पिन्ना होता है ना, ये आगे जाकर के अंदर की तरफ 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पैसेज होता है, उससे कनेक्टेड होता है, और इस पैसेज को हम क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल। कैसे, तो ये आपने पिन्ना बना दिया, अब पिन्ना के अंदर वाली साइड में आप बोल सकते हो कि वो एक 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज से जुड़ा होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। ठीक है, तो देखो ये पूरा हमारा हो गया पिन्ना तो आपको दिखाई देता है, और फिर इसके बाद में पिन्ना अंदर की तरफ, या बोल सकते हो कि ऐसे अंदर आगे की तरफ एक 2 से 3 सेंटीमीटर पैसेज से कनेक्टेड होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल बोलते हैं। क्या अब आपको हमारे ईयर का स्ट्रक्चर, वो जो चाबी भरते हैं ना, चाबी वाले टॉय का, तो उसकी जो चाबी है अब वो रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चाबी भी तो ऐसे ही होती है, उसका शेप भी तो कुछ ऐसे ही होता है, अलग कलर से बनाते हैं। चलो ठीक है, चाबी का शेप भी हम बोलते हैं कि ऐसा ही होता है, कुछ ऐसे। यहाँ पे 2 गड्ढे भी बने रहते हैं ताकि आप उनको प्रॉपर्ली पकड़ पाओ। तो हम क्या करते हैं, चाबी ऐसे लगाते हैं और उसको ऐसे 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 करके घुमा देते हैं, तो चाबी भर जाती है, उसके बाद में चाबी हटा देते हैं, तो टॉय अपने आप जो है आगे मूव करने लगता है। पहले तो टॉय ऐसे आते थे, अब पता नहीं आपने ऐसे टॉय के साथ खेला है या नहीं खेला है, लेकिन हाँ, चाबी वाले टॉय ऐसे ही होते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखो, हमारा ईयर भी ऐसी दिख रहा है, पिन्ना उसका, और उसकी कैनाल भी ऐसी दिखाई दे रही है, और चाबी भी ऐसी दिखाई दे रही है। अब आपको फनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है अपने पूरे ईयर का? फनल में भी क्या होता है, एक कोन होता है जो कि आगे जाकर के एक ट्यूब के साथ अटैच्ड होता है। यहाँ पे भी देखो एक ब्रॉडर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है अपने कान का। ये जो पिन्ना है वो क्या है, हमारे कान का एक ब्रॉडर हिस्सा है, और ये ब्रॉडर हिस्सा आगे जाकर के एक पतली ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे भी यही है, एक चौड़ा हिस्सा पतली ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक चौड़ा हिस्सा पतली ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। अब ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो पिन्ना समझ में आ गया, और पिन्ना किससे अटैच्ड होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पैसेज से, जिसे हम बोलते हैं ईयर कैनाल।
आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा देखो आगे हमारे पास अब क्या आ गया है, प्रॉपरली एक ईयर का डायग्राम आ चुका है। तो ये क्या है भाई, ये है हमारा पूरा इतना ईयर पिन्ना, क्या है, ईयर पिन्ना है इतना पूरा, ठीक है। और यहीं पे हम बोलते हैं कि पियर्सिंग वगैरह की जाती है। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बाली भी पहना देते हैं, लो पहना दी बाली, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा जो पिन्ना है ये आगे 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज से कनेक्टेड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल बोलते हैं। दिखाई देगा ईयर कैनाल। चलो आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को हम बार बार जो है ना देखते जाएंगे बीच बीच में, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। At the end of ear canal, a thin, elastic and circular membrane called eardrum is stretched tightly. अब पिन्ना हो गया, पिन्ना के अंदर क्या होगा, आगे की तरफ ईयर कैनाल होगी। ईयर कैनाल क्या आप बोल सकते हो भाई, वो जो कैनाल है वो भी कहीं ना कहीं से जाकर के एंड होगी ना, और हम तो बोल ही रहे हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर जो है ना लॉन्ग होती है। तो 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग जब वो हो जाती है, उसके बाद में उसके एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, एक बहुत ही पतली और इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, एक बहुत ही पतली और इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। और ये ईयर ड्रम को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कान के पर्दे बोलते हैं। तो कान, इस वाले कान के पास भी एक पर्दा है और इस वाले कान के पास भी क्या है, एक पर्दा है। तो पिन्ना, अंदर ईयर कैनाल के एंड में एक बहुत ही पतली और इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कान का पर्दा, या आप उसको बायोलॉजी की भाषा में क्या बोल सकते हो, ईयर ड्रम बोल सकते हो। और ये जो ईयर ड्रम है ना भाई, मेम्ब्रेन है ना ईयर ड्रम, तो जैसे कि हम वो बजाते हैं ना, ड्रम वगैरह बजाते हैं, अगर आपके स्कूल में होगा है ना, तो स्कूल में आपने देखा होगा कि ड्रम में होता क्या है, बेसिकली ऐसा एक मेटल का पूरा पोर्शन होता है, और इस पोर्शन के ऊपर, मेटल के पोर्शन के ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है वो टाइटली स्ट्रेच्ड होती है ना, मेम्ब्रेन एक टाइटली स्ट्रेच्ड होती है, काफ़ी पतली सी होती है ये मेम्ब्रेन। और जब आप इसके ऊपर मारते हो तो ये जो मेम्ब्रेन है वो अपनी जगह पे क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। और जब ये वाइब्रेट करेगी तो फिर ड्रम से आवाज़ आने लगेगी। सिमिलरली कुछ इसी तरह ही शायद ड्रम की मेम्ब्रेन जैसे टाइटली स्ट्रेच्ड होती है, वैसे ही हमारे कान का जो पर्दा है वो टाइटली स्ट्रेच्ड होता है। जैसी ड्रम की मेम्ब्रेन काफ़ी पतली होती है, वैसे ही हमारे कान का पर्दा भी कैसा होता है, पतला होता है। तो रिजेम्बलेंस है, इसीलिए शायद कान के पर्दे को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, आई आपको बात समझ में? तो कान का पर्दा समझ में आया, ईयर ड्रम समझ में आया, चाहो तो इमेज में भी देख ही लो। तो ये हो गया हमारा पूरा पिन्ना, उसके अंदर की हो गई ईयर कैनाल, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ईयर कैनाल के बिल्कुल एंड में, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखो, ये पूरा क्या है, ईयर ड्रम है। तो पिन्ना, कैनाल, कैनाल के एंड में एक पतली सी इलास्टिक सी टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं क्या, ईयर ड्रम या कान का पर्दा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि हमारे कान में ना 3 हड्डियाँ भी होती हैं। कहने को तो लगेगा कि कान में 3 हड्डियाँ मतलब कान के अंदर, हाँ होती हैं। उनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। There are 3 small and delicate bones called hammer, anvil and stirrup in the middle part of the ear which are linked to one another. अब हड्डियों के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले इस मिडिल पार्ट का मतलब क्या है, हम अपने कान के स्ट्रक्चर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं भाई, इसीलिए तो मैंने सब टॉपिक का नाम क्या रखा है, स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ईयर्स। तो हमारे, अगर मैं एक कान की बात करूं, ये वाला एक जैसा ही होता है, लेकिन अभी मैं आपको ये वाला कान पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हमारे कान के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर वाला, एक्सटर्नल पार्ट आप बोल सकते हो, एक होता है बीच वाला, मिडिल पार्ट, और तीसरा होता है इनर पार्ट। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो एक्सटर्नल ईयर है या जो हमारे ईयर का एक्सटर्नल पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है भाई। सेशन के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था कि हमारे कान का आउटर पार्ट जो कि हमें दिखाई देता है कहाँ, अपने हेड के बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। तो पिन्ना को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था कि हमारे कान का क्या है, आउटर पार्ट है। तो आउटर पार्ट होगा, इसका मतलब है कि डेफिनेटली क्या करने वाला है, हमारे कान का एक्सटर्नल हिस्सा बनाने वाला है। ना सिर्फ पिन्ना एक्सटर्नल ईयर के एक्सटर्नल पार्ट के अंदर आता है, बल्कि ये जो आपकी ईयर कैनाल है ना, ये ईयर कैनाल भी एक्सटर्नल पार्ट में ही आती है।
तो हमारे कान के, हर एक कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। अभी तक हमने एक्सटर्नल पार्ट पढ़ लिया है। एक्सटर्नल पार्ट में कौन सी 2 चीज़ें आएंगी? पहला आएगा आपका पिन्ना, फिर इसके बाद में पिन्ना के अंदर की तरफ जो एक 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज कनेक्टेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल। ये ईयर कैनाल भी क्या है? तो एक्सटर्नल पार्ट का ही, बेसिकली एक्सटर्नल पार्ट के अंदर ही आता है, हमारे कान का एक्सटर्नल पार्ट ही बनाता है। फिर इसके बाद में जिन 3 हड्डियों की मैं बात करी थी, जिन 3 बोन्स की मैं बात करी थी, वो तीनों बोन्स कहाँ आती हैं? हमारे कान के मिडिल पार्ट में आती हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट में कौन आया? पिन्ना और ईयर कैनाल। और मिडिल पार्ट में कौन आने वाली हैं? 3 हमारे कान की बोन्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो आपने बीच में ईयर ड्रम बताया था, ये ईयर ड्रम कहाँ से आता है? तो भाई क्या ये मिडिल ईयर का पार्ट है या ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है? तो देखा जाए तो ये जो हमारा ईयर ड्रम है ना, ये एक्सटर्नल और मिडिल पार्ट के बीच में होता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो ईयर ड्रम है, जो कान का पर्दा है, वो एक्सटर्नल और मिडिल पार्ट को क्या करता है? सेपरेट करता है। कि जैसे ही ईयर ड्रम आया तो हम समझ जाएंगे कि अब अंदर की तरफ क्या होगा? हमारे कान का मिडिल पार्ट ही होगा। इस कान के पर्दे के आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, ये भी तो आपका लेफ्ट होगा ना, तो इस कान के पर्दे के ईयर ड्रम के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कान का एक्सटर्नल पार्ट है, और इसके राइट हैंड साइड में आप बोल सकते हो कि कान का मिडिल पार्ट है। आई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं कि भाई हमारे कान के मिडिल पार्ट में 3 बोन्स होती हैं, और ये बोन्स काफ़ी स्मॉल होती हैं और काफ़ी डेलिकेट होती हैं। ये बोन्स इतनी छोटी होती है, कहने को तो ये बोन्स है, लेकिन इतनी छोटी होती है कि आप इन तीनों ही बोन्स को अपनी एक फिंगर पे उठा करके रख सकते हो। ठीक है, इनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हाँ, क्लास 8 के सिलेबस में इनके नाम आपको नहीं दिए गए हैं, बल्कि इनके शेप्स से आपको इनके बारे में बताया जा रहा है। देखो, पहला शेप है हैमर, दूसरा शेप है एनविल, और तीसरा शेप है स्टिरअप। अब आप बोलोगे कि मैम हैमर तो हमें पता है, हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा, उसका शेप भी हमको पता है, लेकिन ये एनविल और स्टिरअप क्या है, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। एनविल हम बोल सकते हैं कि लोहे का बना हुआ एक ऐसा भारी सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या है? ये पूरा एनविल है। एनविल लोहे का बना भारी सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है? इसके इस वाले सरफेस के ऊपर रख करके लोहे की चीज़ों को शेप किया जाता है। आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि एनविल रख दिया है, उसका जो ये वाला हिस्सा है उसके ऊपर लोहे की एक चीज़ रखी गई है, और लोहे की, इनफैक्ट ये रॉड है ना, और लोहे की रॉड कैसी है? एकदम गरम गरम है, रेड हॉट है। अब इस रेड हॉट आयरन की रॉड का होने क्या वाला है? इसको मार मार के, हथौड़े से मार मार के इसके शेप को चेंज किया जाने वाला है। तो जब भी हमें किसी लोहे की चीज़ को हम बोलते हैं कि शेप देना होता है, या उसको हथौड़े से मारना होता है, कुछ उसको करना होता है, तो हम क्या करते हैं? एनविल के ऊपर रख करके ही लोहे की चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। उम्मीद करती हूँ अब आपको एनविल का शेप समझ में आ गया होगा, है ना। एनविल जो है ना, आपने कई बार अपने कुछ कार्टून्स में भी देखा होगा, शायद टॉम एंड जेरी में, या वो एक कंगारू वाला आता है ना, वो वाला। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसका शेप मैं आपको और जो है ना प्रॉपर्ली ड्रॉ करके बता देती हूँ, आउटलाइन बना देती हूँ, तो आपको शायद याद आ जाए। ऐसा होता है कि कार्टून कैरेक्टर कभी कभी इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो उठा करके अपने दुश्मन के ऊपर ऐसा भारी सा लोहे का उठा करके फेंक देते हैं। ये भी लोहे का ही बना होता है, और इसी के ऊपर काफ़ी बड़ा होता है, भारी होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर रख करके लोहे की चीज़ों को शेप किया जाता है, हथौड़े से मार मार के। आई बात समझ में? तो इसका पर्पस बेसिकली यही होता है कि जो बाकी लोहे की चीज़ें हैं उनको शेप देना। तो शेप हम कहाँ रख कर के देंगे? ज़मीन पे रख कर नहीं देते हैं, इसको स्पेशली बनाया जाता है। इसका शेप आपको समझ में आ गया? ऐसा होता है। तो इसी शेप की क्या होती है? हमारे कानों में एक बोन होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे क्लास 8 साइंस के सिलेबस में, हाँ, क्लास 9th में जब आप जाओगे ना, तो साइंस में फिर से आपको यही वाला चैप्टर पढ़ना है, साउंड पढ़ना है। अब क्योंकि हम क्लास 8 में ऑलरेडी साउंड चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो क्लास 9th में जो हम साउंड का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। वहाँ पर भी सेम जो है ना, आपको साउंड के बारे में पढ़ना है, उसके प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ना है, कान के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है, वो आप क्लास 8 से ही जो है ना क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हैमर का शेप समझ में आ गया, एनविल का शेप समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्टिरअप की। अब ये स्टिरअप क्या होता है? हॉर्स राइडिंग करी है क्या आपने कभी? या अगर हॉर्स राइडिंग नहीं करी है तो किसी को करते हुए देखा है क्या? या करते हुए भी छोड़ो,
किसी को घोड़े के ऊपर बैठते हुए देखा क्या? अरे शादी वगैरह में तो जो दूल्हा होता है वो तो घोड़ी के ऊपर है ना, घोड़ी होती है, तो घोड़ी के ऊपर तो वो बैठता ही है ना। कैसे बैठता है? तो क्या घोड़ा नीचे बैठता है? या जब कभी हम मेले वगैरह में जाते हैं तो हमें वो करना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैमल राइडिंग वगैरह करनी होती है, तो कैमल को तो बाकायदा जो है ना बिठाया जाता है। या जैसे एलिफेंट के ऊपर हमें सवारी करनी, तो एलिफेंट के लेवल तक जो है ना सीढ़ी बनाई जाती है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर आकर के हम एलिफेंट के ऊपर बैठते हैं। या जो कैमल है वो तो खुद ही बेचारा बैठ जाता है। क्या कभी घोड़े को बैठते हुए देखा है कि घोड़ा आपके लिए बैठ गया हो, आप उसकी पीठ पे चढ़े हुए, इसके बाद में जो है ना घोड़ा उठा है और चलने लगा है? ऐसा नहीं होता। आपको पता है घोड़ा कभी भी बैठता नहीं है, वो बैठता तभी है जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो और जब वो बिल्कुल मरने वाला हो, अदरवाइज़ घोड़ा अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं बैठता है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा ये है, भटक गए हम मुद्दे से, कि जब भी हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो आसानी से नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो क्योंकि वो ऊंचा है तो हम क्या करते हैं, उसकी पीठ के ऊपर, उसके बैक में आप बोल सकते हो कि एक बेल्ट डली होती है, और बेल्ट के इस एंड में, ठीक है, उसके बैक में आप बोल सकते हो कि एक बेल्ट डली होती है, और बेल्ट के एंड में एक ऐसा लूप बना होता है। इसी लूप के ऊपर हम पैर रखते हैं, एक अपना पैर रखते हैं, और फिर इसके बाद में दूसरे पैर से जाकर के बैठ जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो बेल्ट के एंड में आपको लूप दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? स्टिरअप। इसी को हम बोलते हैं स्टिरअप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों हड्डियों को याद करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दी गई है कि भाई तीनों हड्डियों की जो शेप है, नाम भले याद मत करो आप क्लास 8 के लेवल पे, क्लास 9 में तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट इन तीनों ही बोन्स का शेप आपको पता होना चाहिए। तो एक का शेप होता है हथौड़े जैसा, दूसरे का शेप होता है एनविल जैसा, और तीसरी बोन का शेप कैसा होता है? ऐसा स्टिरअप जैसा, लूप जैसा। तो घोड़े की पीठ के ऊपर क्या होता है? बेल्ट होती है, बेल्ट के एंड में लूप होता है, इस लूप के ऊपर ही पैर रखकर हम क्या कर पाते हैं? घोड़े के ऊपर या घोड़ी के ऊपर बैठ पाते हैं। तो ये जो लूप दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं स्टिरअप, यानी कि हमारे कान के पास, एक कान की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो हमारे एक कान के पास एक हड्डी होती है, और इस हड्डी का शेप कैसा होता है? ऐसा लूप जैसा, स्टिरअप जैसा ही होता है। आई बात समझ में? तो ये तीनों हड्डियाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे कान के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आई होगी। अब प्रॉपरली जो है ना हड्डियों का शेप आप देख लीजिए। और हाँ, तीनों ही बोन्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ है, दूसरी पड़ोस में, तीसरी उसके भी पड़ोस में, ऐसा नहीं होता। तीनों की तीनों बोन्स आपस में कैसी होती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं, अटैच्ड होती हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है पूरी आपकी? ये है आपकी टिम्पैनिक। अच्छा, ईयर ड्रम को ना हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब अगर आपको मुश्किल हो रहा हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को उसके नाम को याद रखना, तो आप सिंपल ईयर ड्रम भी बोल सकते हो, कान का पर्दा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, आप उसे याद रख सकते हो, लेकिन इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अपना पूरा ईयर ड्रम हो गया, ठीक है। अब ईयर ड्रम से ही अटैच्ड, ईयर ड्रम से ही अटैच्ड देखो आपको यहाँ पे एक बोन दिखाई दे रही होगी, और इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखो इसका स्ट्रक्चर पूरा कैसा है? हथौड़े जैसा, जैसा कि हैमर होता है ना वैसे। तो ये क्या है? हैमर शेप वाली, हैमर शेप वाली हमारी पूरी एक कान की बोन है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में अगली वाली बोन पे चलते हैं। ये वाली जो बोन है, जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका एक एंड जो है, हैमर लाइक जो बोन है, ईयर बोन है, इसका एक एंड किससे अटैच्ड है? ईयर ड्रम से अटैच्ड है, कान के पर्दे से अटैच्ड है। और दूसरा वाला जो इसका एंड है वो किसके साथ अटैच्ड है? तो जो दूसरी बोन है एनविल शेप की, उसके साथ। तो एक एंड अटैच्ड होगा ईयर ड्रम के साथ, कान के पर्दे के साथ, और दूसरा एंड अटैच्ड होगा किसके साथ? तो दूसरी वाली बोन के साथ। अब दूसरी वाली बोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? एनविल जैसा दिखाई देगा। एनविल का मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, देख लो, फिर से देख लो। ये होता है एनविल, और जो हमारी दूसरे नंबर की कान की बोन है उसका शेप भी कैसा है? कुछ कुछ ऐसा ही है। तो ये हो गई हैमर शेप की हड्डी, बगल वाली हो गई एनविल शेप की हड्डी। अब इसके बाद में ये पूरी, ठीक है ना, ये पूरी। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास आगे क्या है? आगे है हमारे पास एक और छोटी सी बोन, और इसका जैसा कि मैं आपको बता रही थी ना कि घोड़े के ऊपर जो बेल्ट होती है, लूप के ऊपर जो है ना चढ़ करके हम, मतलब लूप के ऊपर पैर रख के हम चढ़ते हैं, उस लूप को हम क्या बोलते हैं? स्टिरअप बोलते हैं। तो देखो एग्जैक्टली स्टिरअप शेप की ही आपको क्या दिखाई दे रही है? एक बोन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पूरी है ना। तो इसी के ऊपर तो पैर रख के हम चढ़ते हैं, तो बिल्कुल स्टिरअप जैसी, बिल्कुल लूप जैसी ही क्या है? यहाँ पे एक बोन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारी कान की तीनों हड्डियाँ हो चुकी हैं। कौन कौन सी हो चुकी हैं?
हैमर जैसी, हैमर शेप्ड, एनविल शेप्ड और स्टिरअप शेप्ड। तो जो हैमर शेप्ड है उसका एक एंड कनेक्टेड होता है या एक एंड अटैच्ड होता है कान के पर्दे के साथ, दूसरा अटैच्ड होता है एनविल शेप्ड बोन के साथ। एनविल शेप्ड बोन का जो एक एंड है वो हैमर शेप्ड बोन के साथ अटैच्ड होता है एक एंड, और दूसरा एंड किसके साथ अटैच्ड होगा? पड़ोसन के साथ। पड़ोसन मतलब क्या? स्टिरअप शेप्ड बोन के साथ। अब ये जो स्टिरअप शेप्ड बोन है इसका एक एंड अटैच्ड है किसके साथ? एनविल शेप्ड बोन के साथ, और जो दूसरा एंड होगा वो किसी और चीज़ के साथ में अटैच्ड होगा। तो हमारे हर एक कान के पास ये तीनों बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इनको आप कभी नहीं भूलोगे, हैमर शेप्ड, एनविल शेप्ड और स्टिरअप शेप्ड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, असली में मेलिस, अच्छा अब इनके नाम भी मैं आपको बता ही देती हूँ, याद रख सको तो रख लेना, बाकी कोई बात नहीं, अगले क्लास में जब आप पहुँचोगे क्लास 9th में तो वहाँ तो रखना ही पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं मेलिस, इनकस और स्टेप्स। शॉर्ट में इसको हम मिस बोलते हैं, मिस। क्या बोलते हैं? मिस। ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मेलिस, मेलिस मतलब कि हैमर शेप्ड, मेलिस मतलब कि हैमर शेप्ड। इसके अलावा I स्टैंड्स फॉर इनकस, इनकस का शेप कैसा होता है? एनविल शेप। शेप कैसा होता है इसका? एनविल जैसा। और S स्टैंड्स फॉर स्टेप्स, और इसका शेप कैसा होता है? स्टिरअप जैसा। तो कुछ इस तरीके से तीनों बोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे एक कान के पास 3 हड्डियाँ कौन सी होती हैं? मिस होती हैं। M मतलब कि मेलिस, और इसी का शेप होता है हैमर जैसा। I स्टैंड्स फॉर इनकस, और इसी का शेप होता है एनविल जैसा। एंड S स्टैंड्स फॉर स्टेप्स, और इसी का शेप होता है कैसा? स्टिरअप जैसा। तो आपको अब ये असली पिक्चर है हमारी तीनों कान की हड्डियों की। ये तो हमने डायग्राम के फॉर्म में बताने की कोशिश करी थी, ये ओरिजिनल पिक्चर है। असली में भी मेलिस ऐसी दिखती है, इनकस ऐसी दिखती है, और स्टेप्स ऐसी दिखती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो कान के मिस को आप कभी नहीं भूलेंगे, तीनों हड्डियों को आप कभी नहीं भूलेंगे। अब वन एंड ऑफ हैमर टचेस द ईयर ड्रम एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू सेकेंड बोन एनविल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैमर का एक हिस्सा अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है ईयर ड्रम के साथ, और दूसरा हिस्सा, दूसरा एंड जो है वो जुड़ा होता है एनविल बोन के साथ। द अदर एंड ऑफ एनविल, एक एंड जो है एनविल का वो तो ऑब्वियस सी बात है किसके साथ जुड़ा हुआ है? हैमर बोन के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो दूसरा एंड है एनविल का वो किससे कनेक्टेड है? तो स्टिरअप जो बोन है हमारी, जो इनकस है ना, सॉरी जो स्टेप्स है हमारी, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। चलिए, एंड द फ्री एंड ऑफ स्टिरअप टचेस द मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो। अब हमारे कान में ना एक ओवल विंडो भी होती है और एक सर्कुलर विंडो भी होती है। सर्कुलर विंडो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे हम नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ मतलब है किससे? ओवल विंडो से। तो इसका हिस्सा या आप बोल सकते हो कि हैमर बोन का एक एंड ईयर ड्रम से कनेक्टेड है, दूसरा हिस्सा एनविल बोन से कनेक्टेड है। एनविल बोन का एक हिस्सा हैमर बोन से कनेक्टेड है और दूसरा एंड स्टिरअप बोन से कनेक्टेड है। स्टिरअप बोन का एक एंड एनविल बोन से कनेक्टेड है, और जो उसका दूसरा हिस्सा होगा वो आप बोल सकते हो कि जो दूसरा एंड होगा वो ओवल विंडो की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा। तो तीनों बोन्स आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ी होती हैं। हैमर का एक एंड, मेलिस का जो एक एंड है वो कान के पर्दे से कनेक्टेड है, और ये जो आपकी स्टेप्स है, ये जो आपकी स्टिरअप शेप्ड बोन है, इसका जो दूसरा वाला एंड होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? ओवल मेम्ब्रेन की, सॉरी ओवल विंडो की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एंड द फ्री एंड ऑफ स्टिरअप टचेस द मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो। ठीक है, द इनर पार्ट ऑफ ईयर। अब यहाँ तक जब हमारी 3 बोन्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हमारे कान का जो मिडिल पार्ट है वो अब फिनिश होता है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? हमारे कान के इंटरनल पार्ट के ऊपर। अब इंटरनल पार्ट में क्या होता है? देखो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सटर्नल पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमारा ये पिन्ना, उसके अंदर की ईयर कैनाल 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद में मिडिल पार्ट में कौन आता है? हमारी 3 बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप शेप्ड, या आप इनको मेलिस, इनकस और स्टेप्स भी बोल सकते हो। तो ये तीनों मिलकर क्या करती हैं? हमारे कान का मिडिल पार्ट बनाती हैं। तो एक्सटर्नल और मिडिल पार्ट को आपस में सेपरेट कौन करता है? तो हमारे कान का पर्दा यानी कि ईयर ड्रम। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने कान के इंटरनल हिस्से में। द इनर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ अ कॉइल्ड ट्यूब। अब हमारे कान का जो इनर वाला पार्ट होता है उसके पास क्या है? एक कॉइल्ड ट्यूब है।
ट्यूब तो है लेकिन वो कैसी है, घूमी हुई है, कॉइल्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। One end of cochlea is connected to middle part of ear through the elastic membrane over the oval window. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक एंड जो होता है कॉक्लिया का, वो देखो ऐसा है कि माना कि हमने अपने कान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ अलग अलग होते हैं, नहीं, सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूशन में होते हैं, यानी कि सेपरेटेड नहीं होते हैं, कनेक्टेड ही होते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि टिम्पैनिक, ये जो हमारा ईयर ड्रम है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को सेपरेट करने का काम कर रहा है। सेपरेट एज इन कैसे, ये नहीं कि ये रही क्या ईयर ड्रम, कान का पर्दा, और यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ पे मिडिल ईयर है, नहीं, कंटिन्यूशन में ही सारी चीज़ें होती हैं। भाई आप खुद ही देखो ना, अभी तक हमने जो भी डायग्राम्स पढ़े हैं हमारे ईयर, मतलब जो भी हमने अभी तक पिक्चर देखी है अपने ईयर के पार्ट्स की, क्या इस पिक्चर में आपको सभी रीजन्स सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं? नहीं, सभी कंटिन्यूशन में है। कि पिन्ना के कंटिन्यूशन में आ गई क्या, ईयर कैनाल, इसके कंटिन्यूशन में आ गई क्या, ईयर ड्रम, इसके कंटिन्यूशन में आ गई क्या, 3 हमारी बोन्स देखो यहाँ पे। अच्छा, अब इस डायग्राम में आपको मेलस, इनकर और सेप्स दिखाई दे जाएंगे, है ना, तीनों बोन्स आपको दिखाई दे जाएंगी। ये क्या है, आपकी मेलस है, ये इनकस है, और देखो ये क्या है, पूरी स्टेप्स है। तो ये जो भी चल रहा है पूरा कंटिन्यूशन में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर ईयर ड्रम आ रही है और मिडिल और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट कर रही है तो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, नहीं, सब चीज़ें कंटिन्यूशन में है, सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। तो ये पूरा हो जाएगा आपका एक्सटर्नल ईयर, और ये हो जाएगा मिडिल ईयर, मिडिल पार्ट आपके ईयर का। और अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरनल पार्ट की। तो इंटरनल पार्ट में हम बोलते हैं कि एक ट्यूब होती है जो कि कैसी होती है, कॉइल्ड होती है। अब इस कॉइल्ड ट्यूब का जो एक एंड है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, तो आप बोल सकते हो कि कान का जो मिडिल पार्ट है उससे कनेक्टेड होता है ना। वन एंड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू मिडिल पार्ट ऑफ ईयर। तो कैसे, माना कि कॉइल्ड ट्यूब का जो एक एंड है वो मिडिल पार्ट से कनेक्टेड है, कान के मिडिल पार्ट से कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है, थ्रू द इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो। ओवल विंडो हमने कहाँ सुना था, ओवल विंडो हमने जब ये देखा था कि हमारे स्टिरअप का जो फ्री एंड है वो भी किससे कनेक्टेड होता है, तो ओवल विंडो से ही कनेक्टेड होता है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, बार बार ओवल विंडो का जिक्र आ ही रहा है, तो क्यों ना इसको हम ड्रॉ करके देख लें। ये क्या है, ओवल विंडो है, मतलब कि ओवल शेप की एक खिड़की है। तो हमारे कान में 2 खिड़कियाँ हो सकती हैं क्या, होती हैं, एक सर्कुलर शेप की होती है, एक ओवल शेप की होती है। सर्कुलर शेप की हमें नहीं पढ़नी है, हम बात करते हैं ओवल शेप्ड विंडो की। तो ओवल विंडो यहाँ पे हमारे पास आ गई है। इस ओवल विंडो के पास क्या होती है, इसकी खुद की एक मेम्ब्रेन भी होती है। तो मेम्ब्रेन के इधर आप बोल सकते हो कि कौन अटैच्ड है इसके साथ में, स्टिरअप। मेम्ब्रेन के इस वाले तरफ में स्टिरअप अटैच्ड है उससे, और उसका जो दूसरा वाला हिस्सा होगा, इस दूसरे वाले हिस्से में हम बोलते हैं कि जो कॉइल्ड ट्यूब, जो कॉक्लिया है, उसका एक एंड अटैच्ड होता है। तो जैसे मैं क्या हूँ, एक ओवल विंडो हूँ, मेरे पास मेरी एक मेम्ब्रेन है, तो मेरा एक तरफ जो होगा, मेरा जो एक एंड होगा वो अटैच होगा किसके साथ में, स्टिरअप के साथ में, और जो मेरा दूसरा एंड होगा, पीछे वाला जो मेरा एंड होगा, वो अटैच होगा कैसे, कॉक्लिया से। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि वन एंड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू मिडिल ईयर। भाई मिडिल ईयर के साथ में कॉक्लिया का एक एंड कैसे कनेक्टेड है, तो थ्रू द इलास्टिक मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो। ओवल विंडो के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, उसके थ्रू। कॉक्लिया इज फिल्ड विद लिक्विड। अब ये जो कॉइल्ड ट्यूब होती है ना, इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। अब ये पूरा आपको स्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये क्या है, साउंड मतलब आपका पिन्ना है, ये पूरी जो है ना ईयर कैनाल आ गई है। ये आपको इतना पूरा क्या दिखाई दे रहा होगा, ये इतना पूरा क्या है, ईयर ड्रम है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये तीनों तिड़वा आपको दिखाई दे जाएंगे, क्या, हमारे कान की 3 बोन्स, हैमर, एनविल और स्टिरअप। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गई है, ओवल विंडो आ गई है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है, ओवल विंडो है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, ये तो राउंड विंडो है, ये वाली ओवल विंडो, इसको मैं रब कर देती हूँ। ये आपकी क्या है, ओवल विंडो है। ये इस ओवल विंडो के साथ हम बोल रहे हैं कि स्टेप्स भी कनेक्टेड है। और देखो इस कॉइल ट्यूब की मैं बात कर रही थी, कान के इंटरनल पार्ट में एक ऐसी कॉइल्ड ट्यूब होती है, तो अभी वैसे भी कम घूमी है और कॉइल्ड होती है, ठीक है। इस कॉइल्ड ट्यूब को हम देखो क्या बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं।
तो ये कॉक्लिया माना कि हमारे कान का इंटरनल पार्ट बना रही है, लेकिन ये मिडिल पार्ट के साथ भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तो इसका एक एंड जो है वो देखो ओवल विंडो की मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मैं एक ओवल विंडो हूँ, मेरी जो ऊपर मेम्ब्रेन है, पीछे की तरफ मुझसे कौन अटैच्ड है? ये स्टिरअप, या हाँ स्टिरअप, या आप बोल सकते हो कि स्टेप्स, और इधर की तरफ कौन अटैच्ड है मुझसे? तो कॉक्लिया का एक एंड। तो ये रहा ओवल विंडो, उसकी मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है, ये क्या है? ओवल विंडो है। तो ये है ओवल विंडो, उसकी मेम्ब्रेन, यहाँ पे स्टिरअप है, और दूसरे साइड में कौन है? कॉक्लिया का एक एंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि द लिक्विड प्रेजेंट इन द कॉक्लिया। अब ये जो कॉक्लिया है इसमें लिक्विड भरा होता है। द लिक्विड प्रेजेंट इन कॉक्लिया कंटेन्स नर्व सेल्स विच आर सेंसिटिव टू साउंड। प्रीवियस चैप्टर में क्लास 8 साइंस का जो सेल वाला चैप्टर था, उसमें हमने अलग अलग बॉडी सेल्स के बारे में बात करी थी, है ना। हमने न्यूरॉन्स के बारे में भी बात करी थी कि हमारे जो नर्व सेल्स हैं बॉडी के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो हमारा जो कॉक्लिया है, जो कॉइल्ड ट्यूब है, उसके अंदर भरा होता है फ्लूइड या लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स यानी कि जो नर्व सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? साउंड के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो साउंड को बेसिकली सेंस करने में मदद करते हैं। द अदर एंड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज इनटू द ब्रेन। और इस कॉक्लिया का जो दूसरा हिस्सा होगा, अदर एंड होगा, वो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो आपको कॉक्लिया इतनी कॉइल्ड नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये वास्तव में ओरिजिनली काफ़ी कॉइल्ड होती है। समझाने के लिए, डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कम जो है ना, यहाँ पे कॉइलिंग आपको बताई गई है। तो देखो इस पूरे कॉक्लिया में आपको ये पूरा फ्लूइड दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद में इस कॉक्लिया का एक एंड से तो आप बोल सकते हो कि ये मिडिल पार्ट से कनेक्टेड है। कैसे? ओवल विंडो के थ्रू। इसका जो दूसरा एंड होगा ना कॉक्लिया का, असली में कॉक्लिया देखो ऐसी घूमी हुई रहती है, तो जो दूसरा एंड होगा इसका कॉक्लिया का, ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? ऑडिटरी नर्व से। कैसे होता है? ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड, कॉक्लिया का दूसरा वाला एंड। और ये ऑडिटरी नर्व कहाँ जाती है भाई? ये जाने वाली है हमारे ब्रेन तक। कहाँ जाती है? ब्रेन तक जाती है। भाई कुछ भी कर लो, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को समझ लो, अल्टीमेटली उस चीज़ को कंट्रोल कौन करने वाला है? हमारा ब्रेन ही करने वाला है। इसलिए जब ब्रेन वगैरह डैमेज होता है तो बॉडी के बाकी सारे फंक्शंस जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो भी कान में चीज़ें चलेंगी, जो भी उनके फंक्शंस होंगे, अल्टीमेटली उसको रेगुलेट कौन करेगा? ब्रेन ही करने वाला है। तो क्योंकि कॉक्लिया के लिक्विड में बहुत सारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं साउंड के लिए, इसका जो दूसरा हिस्सा है कॉक्लिया का, वो जुड़ा होता है ऑडिटरी नर्व से, जो कि सीधे कहाँ जाती है? हमारे ब्रेन में जाती है। द 3 टाइनी बोन्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा पूरा जो है ना कान के जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट्स हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सटर्नल ईयर बता दिया, मिडिल पार्ट बता दिया, और इंटरनल पार्ट बना दिया। अब यहाँ पे क्या है? द 3 टाइनी बोन्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ ईयर act as a system of levers and amplify sound vibrations coming from the eardrum before passing them on to the inner part of the ear। अब आप बोलोगे कि मैम चलो बाकी सारे हिस्से तो हमें समझ में आ गए, लेकिन ये जो 3 बोन्स प्रेजेंट है ना, मेलस, इनकस, स्टेप्स या हैमर, एनविल, स्टिरअप, इनका काम क्या होता है? तो ये तीनों की तीनों जो है ना तिकड़ी इनकी, ये सिस्टम ऑफ लीवर्स की तरह काम करती हैं, यानी कि जो भी साउंड वाइब्रेशंस आ रही हैं उन वाइब्रेशंस को ये क्या करेंगी? एम्पलीफाई करेंगी, ठीक है ना। एम्पलीफाई करने के बाद में, जैसे हमारे घरों में भी म्यूजिक सिस्टम में क्या होता है? एम्पलीफायर लगा होता है कि जो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा लाउड स्पीकर, उसको वो एम्पलीफायर्स क्या करेंगे? उसको एम्पलीफाई कर देंगे, यानी कि उसको बढ़ा देंगे, और जो आवाज़ है वो हम तक बढ़कर आएगी, ज़ोर से आएगी। तो यही काम इस तिकड़ी का भी होता है, 3 हड्डियों का। इन 3 हड्डियों को हम ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों ही हड्डियों का काम क्या होता है? जो भी साउंड वाइब्रेशंस आ रही हैं उनको एम्पलीफाई कर देना, और एम्पलीफाई करके जो है ना वो भेजती हैं कहाँ? कान के अंदर। तो इससे पहले कि साउंड वाइब्रेशंस कहाँ जाएं? हमारे कान के इनर पार्ट में जाएं, कॉक्लिया तक जाएं। इसके पहले जो तीनों बोन्स होती हैं वो क्या करने वाली हैं? साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने वाली हैं। तो एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशंस ही कहाँ जाती हैं? कॉक्लिया के अंदर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमसे? अब यहाँ से हम कान के फंक्शंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात करते हैं फंक्शंस का। तो द साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर। अब जो पिन्ना है ये किस वजह से है? पिन्ना का काम क्या होता है कि जो भी साउंड वाइब्रेशंस, भाई साउंड का एक सोर्स है,
साउंड के सोर्स ने क्या करा है, साउंड प्रोड्यूस कर ली है। फिर इसके बाद में जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो प्रोपोगेट करेगी किसी न किसी मीडियम के थ्रू हो। अभी हम मान लेते हैं कि मीडियम क्या है, एयर है, यानी कि हमारे पास लाउड स्पीकर है, उसने साउंड प्रोड्यूस कर दी है। अब ये जो साउंड वाइब्रेशंस निकली हैं ये एयर मीडियम के थ्रू आप बोल सकते हो कि प्रोपोगेट करेंगी, और प्रोपोगेट करके हमारे कानों के लेवल तक पहुँचेंगी। तो हमारे कान में जो पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, जो भी साउंड वाइब्रेशंस आ रही हैं उनको कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, ठीक है। द साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर। हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा है, आउटर पार्ट है, उसमें जो पिन्ना प्रेजेंट है वो क्या करता है, साउंड वाइब्रेशंस को बेसिकली कलेक्ट करेगा। दीज साउंड वेव्स पास थ्रू द ईयर कैनाल एंड फॉल ऑन द ईयर ड्रम। अब क्या हुआ, बेसिकली आप बोल सकते हो कि पिन्ना ने साउंड वेव्स जो हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उनको कलेक्ट कर लिया। अब ये साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस जाएंगी कहाँ, पिन्ना के अंदर क्या है, ईयर कैनाल है, तो ईयर कैनाल के अंदर घुस जाएंगी। ईयर कैनाल के एंड में क्या है, एक हमारा कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है। तो अल्टीमेटली जो भी बाहर से साउंड वेव्स आ रही हैं, वाइब्रेशंस आ रही हैं, उनको हमारे पिन्ना ने कलेक्ट किया, ईयर कैनाल में भेजा। ईयर कैनाल के बाद सभी की सभी जो साउंड वेव्स हैं वो कहाँ जाकर के गिरेंगी, तो हमारे कान के पर्दे में ही जाकर के गिरेंगी। एग्जैक्टली यही पॉइंट बोला गया है कि दीज साउंड वेव्स पास थ्रू द ईयर कैनाल एंड फॉल ऑन द ईयर ड्रम, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे, व्हेन द साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली। अब जब इतनी सारी साउंड वाइब्रेशंस आएंगी, ईयर ड्रम के ऊपर आकर के गिरेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ईयर ड्रम होगा वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करने लगता है। तो पिन्ना ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, ये कहाँ आई हैं, सभी के सभी साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस ईयर कैनाल में आए हैं। ईयर कैनाल के बाद में ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा क्या, ईयर ड्रम, ठीक है। सभी की सभी वाइब्रेशंस आकर के ईयर ड्रम पे गिर जाएंगी। तो जब वाइब्रेशंस आ रही हैं ईयर ड्रम के ऊपर, तो बेचारा जो ईयर ड्रम है वो तो अपनी ही जगह पे रह करके तेज़ी के साथ में रैपिडली वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेट करेगा ही, बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो परफॉर्म करने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है कि इस ईयर ड्रम के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, भाई इस ईयर ड्रम के साथ जो तिकड़ी है ना 3 हड्डियों की, वो कनेक्टेड है। भाई हैमर बोन का एक एंड तो ईयर ड्रम से ही कनेक्टेड है, दूसरा एंड एनविल बोन से कनेक्टेड है। एनविल बोन फर्दर हम बोलते हैं कि स्टिरअप बोन के साथ कनेक्टेड है। तो पूरा इनका कनेक्शन बना हुआ है। तो अगर ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगी तो उसके साथ जो जुड़ी हुई हैमर बोन है वो भी वाइब्रेट करेगी। अगर हैमर बोन वाइब्रेट करेगी तो ये जो एनविल बोन है ये भी क्या करने वाली है, वाइब्रेट करने वाली है। और अगर एनविल बोन वाइब्रेट करेगी तो उससे जुड़ी हुई जो स्टिरअप है वो भी क्या करने वाली है, वाइब्रेट करने वाली है। तो जैसे ही साउंड वाइब्रेशंस आई, पिन्ना ने कलेक्ट किया, तो पूरे अंदर की चीज़ें जो है ना वाइब्रेट करने लगती हैं। ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ईयर ड्रम से जुड़ी हुई हैमर करेगी, फिर एनविल करेगी, और फिर फर्दर आप बोल सकते हो कि स्टिरअप भी जो है ना वाइब्रेट करने लगेगी। इनके वाइब्रेशन से होगा क्या, माना कि तीनों हड्डियां क्या कर रही है, तिकड़ी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इनके वाइब्रेशन से होगा क्या कि जो भी साउंड वाइब्रेशंस आ रही है ना वो क्या हो जाएंगी, एम्पलीफाई हो जाएंगी। भाई हड्डियां जब वाइब्रेट करेंगी तो डेफिनेटली जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो एम्पलीफाई हो ही जाएंगी। अब साउंड वाइब्रेशंस हम बोलते हैं कि और अंदर की तरफ मूव करेंगी। कहाँ अंदर मूव करेंगी, तो हमारे कान के इंटरनल हिस्से में, इंटरनल पार्ट में। अभी तक तो ये एक्सटर्नल और मिडिल पार्ट चल रहा था। अब हम बोलेंगे कि जो स्टिरअप है वो तो आप बोल सकते हो कि ओवल विंडो की जो मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा हुआ है। ओवल विंडो की ही मेम्ब्रेन से कौन जुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ कॉक्लिया, आप बोल सकते हो कि कॉइल्ड ट्यूब। अब वाइब्रेशंस अल्टीमेटली कहाँ जाने वाली हैं, कॉक्लिया के अंदर ही जाने वाली, वो भी कैसी, एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस, क्योंकि तीनों हड्डियों ने मिल करके क्या करा है, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर दिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे क्या है हमारे पास, द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम कॉजेज अ स्मॉल बोन हैमर टू वाइब्रेट। ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो हैमर भी जो है ना वाइब्रेट होने लगेगी। फ्रॉम हैमर वाइब्रेशंस कहाँ पास होते हैं, सेकेंड बोन एनविल पे, एंड देन टू द थर्ड बोन स्टिरअप। एनविल से कहाँ जाएंगी वाइब्रेशंस, आप बोल सकते हो कि स्टिरअप के पास जाएंगी। द वाइब्रेटिंग स्टिरअप स्ट्राइक्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो। अब जब स्टिरअप क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाइब्रेटिंग स्टिरअप जा करके स्ट्राइक करेगा किसको, ओवल विंडो की मेम्ब्रेन को, एंड पासेस द एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस टू द लिक्विड इन कॉक्लिया। भाई ओवल विंडो की मेम्ब्रेन बीच में खड़ी है, उससे अटैच्ड एक तरफ से जो अटैच्ड स्टिरअप है वो वाइब्रेट कर रही है। तो वाइब्रेटिंग स्टिरअप क्या करेगी, वाइब्रेशंस को पास ऑन करेगी किसको, ओवल विंडो की मेम्ब्रेन को।
अल्टीमेटली ओवल विंडो की मेम्ब्रेन क्या करने वाली है, इन एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस को दूसरे तरफ कॉक्लिया का जो एक एंड अटैच है ना उस एंड पे भेज देगी। जैसे कि मैं क्या हूँ, एक ओवल विंडो हूँ, उसकी एक मैं मेम्ब्रेन हूँ, तो मुझसे कनेक्टेड है यहाँ पे कौन, स्टिरअप। स्टिरअप क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो ये वाइब्रेटिंग स्टिरअप क्या करेगी, मुझे वाइब्रेशंस भेजेगी। ये कैसी वाइब्रेशंस होंगी, एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस होंगी। मैं क्योंकि ओवल विंडो की मेम्ब्रेन हूँ तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस को मेरे दूसरे तरफ जो कॉक्लिया का एक एंड अटैच्ड है उस एंड पे मैं भेज दूंगी। अब कॉक्लिया के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अल्टीमेटली एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस कहाँ जाने वाली है, कॉक्लिया के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे लिक्विड में जाने वाली है। अब इसके बाद में क्या होगा, ड्यू टू दिस लिक्विड इन कॉक्लिया बिगिंस टू वाइब्रेट। अब भाई सारी चीज़ें क्या करने लगी हैं, वाइब्रेट करने लगी हैं। अब जब एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस कॉक्लिया के अंदर जाएंगी, कॉक्लिया के अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो वो लिक्विड भी क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कॉक्लिया सेट्स अप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द नर्व सेल्स प्रेजेंट इन इट। जैसे कि हमने पढ़ा कि कॉक्लिया के लिक्विड में क्या भरे, कॉक्लिया के लिक्विड में क्या होता है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स भरे होते हैं। तो जैसे ही कॉक्लिया का लिक्विड वाइब्रेट करना शुरू करता है वहां पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो जाते हैं। कहाँ भाई, कॉक्लिया के लिक्विड में क्या भरा हुआ है, कौन प्रेजेंट है, हमारे न्यूरॉन्स भी भरे हुए हैं, नर्व सेल्स भी भरे हुए हैं। तो उन्हीं नर्व सेल्स में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बने हैं इनका होगा क्या, ये अल्टीमेटली सबके सब जाने वाले हैं कहाँ, हमारे ब्रेन तक। कैसे जाएंगे, तो याद करो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कॉक्लिया का जो दूसरा एंड है वो किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है ऑडिटरी नर्व से। तो कॉक्लिया के लिक्विड में जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनमें जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस हुए हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑडिटरी नर्व लेकर के जाएगी कहाँ तक, हमारे ब्रेन के लेवल तक। और एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। अब ब्रेन के लेवल पर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंच चुकी हैं, सिग्नल्स पहुंच चुके हैं। अब ब्रेन क्या करने वाला है, उन इम्पल्सेस को इंटरप्रेट करेगा। और कैसे इंटरप्रेट करने वाला है, एज साउंड। यानी कि ब्रेन हमें बताने वाला है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आए हैं, आप बोल सकते हो कि ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ये इम्पल्सेस क्या है, ये इम्पल्सेस आवाज़ हैं, साउंड हैं, जिसके कारण वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और हमें तब समझ में आता है कि भाई कानों में कुछ आवाज़ गई है, यानी कि हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। सेंस ऑफ हियरिंग हमें तभी मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भले ही हम कितने भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के स्ट्रक्चर समझ लें, फंक्शन समझ लें, अल्टीमेटली उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने वाला कौन है, हमारा ब्रेन ही है। ब्रेन ही सभी चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसीलिए जब किसी इंसान की, आप बोल सकते हैं जब वो ब्रेन डेड हो जाता है तो ब्रेन डेड इंसान को वापस से रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर अल्टीमेटली जो है ना, उनके अगर फैमिली अगर राज़ी हो तो फिर उनके जो भी ऑर्गन्स वगैरह जो प्रॉपरली काम कर रहे थे इसके पहले तक, जो सही होंगे, उनको फिर डोनेट वगैरह किया जाता है। क्योंकि ब्रेन डेड पर्सन को रिवाइव करवाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हार्ट को रिवाइव किया जा सकता है पंपिंग वगैरह से, है ना, वेंटिलेटर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ब्रेन डेड पर्सन को रिवाइव हम नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेन डेड पर्सन के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये पेशेंट जो है वो कोमा में। कोमा में क्यों है कि अगर आप उससे कुछ भी बोलने जाओगे तो आपके मुंह से जो भी साउंड वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो डेफिनेटली उस ब्रेन डेड इंसान के कानों तक पहुंचेंगी। वो वाइब्रेशंस अंदर जाएंगी, है ना, बाकायदा ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन तक पहुंचेंगी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई ब्रेन का काम होता है इंटरप्रेट करना। अब वही अगर मरा हुआ है, वही अगर काम नहीं कर रहा है, तो आप लाख बाहर से साउंड वाइब्रेशंस भेजो ब्रेन डेड इंसान के कानों तक, उसका कोई भी जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं मिलने वाला है, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वो ब्रेन डेड पर्सन कभी भी रिस्पॉन्स जो है ना नहीं देगा। क्यों नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जिसको रिस्पॉन्ड करना है, जिसको इंटरप्रेट करना है, वही नहीं कर पा रहा है, ब्रेन ही काम नहीं कर पा रहा है। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के ब्रेन ही हमको बताता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लेकर के आ रही है, कौन, ऑडिटरी नर्व, कहाँ से, तो कॉक्लिया से। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं क्या, बेसिकली आवाज़ ही है, यानी कि हमें फिर साउंड का सेंसेशन जो हमें मिलता है, यानी कि हम फिर उस आवाज़ को सुन पाते हैं, हमें सुनाई दे जाती है फिर वो आवाज़। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे कान काम करते हैं। तो इस GIF से आपको जो है ना समझ में आएगा
ये जब शुरू से शुरू होगी तो मैं आपको बताऊंगी। देखो स्पीकर से वाइब्रेशंस आए, ये वाइब्रेशंस कैनाल तक गए, अभी तीनों बोन्स वाइब्रेट कर रही हैं, कॉक्लिया में इम्पल्सेस जनरेट हुए, ये इम्पल्सेस ऑडिटरी नर्व लेकर के गई ब्रेन तक और ब्रेन ने क्या करा है, इन इम्पल्सेस को इंटरप्रेट किया है। दोबारा से देख सकते हो आप कि अभी वाइब्रेशंस यहाँ पे आएंगी, ठीक है, धीरे धीरे हम बोलते हैं कि कहाँ तक जाएंगी, पिन्ना से ईयर कैनाल में, ईयर कैनाल में जो वो होगा ना उसके एंड में ईयर ड्रम वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन से हम बोलते हैं कि तीनों बोन्स वाइब्रेट करने लगेंगी, तिकड़ी इनकी। फिर इसके बाद में कॉक्लिया के अंदर ये एम्पलीफाइड, टू बी मोर स्पेसिफिक एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशंस जाएंगे, क्योंकि भाई तीनों हड्डियाँ क्या हुई हैं, कड़कड़ाई हैं, वो वाइब्रेट कर रही हैं, तो जो भी साउंड वाइब्रेशंस हैं वो एम्पलीफाई हो गए हैं। अब ये एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगे, कॉक्लिया के लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड वाइब्रेट करने लगेगा, जिसके कारण लिक्विड के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व सेल्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेंगे और सभी के सभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, ब्रेन तक पहुँच जाएंगे। फिर ब्रेन का आगे काम होगा, इंटरप्रेट करेगा, हमें बताएगा कि भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो किस चीज़ के हैं, साउंड के हैं। कुछ इस तरीके से जो हमारे इस सेशन का जो टारगेट था कि हमें ब्रेन का स्ट्रक्चर, हमें ईयर का स्ट्रक्चर समझना था, उसके पार्ट्स समझने थे, फंक्शन समझने थे, वो हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसा कि हाँ मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस ऑफ ईयर्स हम क्यों बोल रहे हैं। अभी तो हमने ले देकर के कान का केवल एक ही फंक्शन पढ़ा है कि कान जो है हमें सुनने में मदद करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन होता है बैलेंसिंग का। कभी कभी ना जब हमारे कान वगैरह बंद होते हैं या किसी के कान में कोई मसला होता है तो चक्कर आने लगते हैं, हम प्रॉपरली जो है ना बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग में हमारे ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब डिटेल में मैं आपको नहीं जाऊँगी क्योंकि आपको सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कानों का काम सुनने का तो होता है ना, लेकिन इसके अलावा बैलेंसिंग का भी, बॉडी को बैलेंस करने का भी काम किसका होता है, हमारे कानों का ही होता है। कानों के अंदर हम बोलते हैं कि मतलब इंटरनल जो पार्ट्स हैं वहाँ पे कुछ और भी फ्लूइड वगैरह जो है ना प्रेजेंट होते हैं। एक लिक्विड तो मैंने आपको बता दिया, कॉक्लिया का लिक्विड है ना। तो कुछ इस तरीके से आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कान का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो आप और डिटेल में समझोगे। फॉर एग्जांपल क्लास 9 में जब आप जाओगे तो आपको क्लास 9 में डिक्टो यही चैप्टर पढ़ना है, फिर से साउंड, और साउंड में आपको फिर से ईयर का स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ना है, फंक्शंस और डिटेल में पढ़ने हैं। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लास 8 में ही समझा दिया है, और ऐसा नहीं है कि क्लास 8 के सिलेबस में है, नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक है। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वी शुड नॉट पुट एनीथिंग लाइक पेन, पेंसिल और पेन एक्सेट्रा इनसाइड आवर ईयर्स। अपने कानों में किसी भी तरह की उल्टी सीधी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो डॉक्टर्स जो है ना, जो ईयरबड्स आते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है हमारे कान में जो है वैक्स ग्लैंड्स वगैरह भी होती हैं, तो उससे जो है ना वैक्स वगैरह निकलती है। देखा जाए तो इस वैक्स का जो कलर होता है वो वाइट होता है, लेकिन क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है हमारा जो कान है वो ऐसे बंद तो कवर तो रहता नहीं, हम अपने कानों को कवर तो करते नहीं हैं, खुले रहते हैं वो, तो बाहर की जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो सब हम बोलते हैं कि कान के अंदर चली जाती है। और कान के अंदर बेसिकली क्या होता है, वैक्स भरा होता है, तो इस वैक्स से जाकर के पूरी की पूरी जो धूल मिट्टी है वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है, जिसके कारण वैक्स का जो कलर है वो येलोविश हो जाता है, ब्राउन हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो कान के अंदर से जो मैल निकलता है हमें लगता है कि अरे कितना मतलब जो उसका वैक्स है ओरिजिनल, उसका कलर ही ऐसा होता है। नहीं, ओरिजिनल कलर वैक्स का क्या होता है, वाइट ही होता है। वो तो जो धूल वगैरह जो जाती है हमारे कान के अंदर, उसके कारण वैक्स का कलर जो है ना चेंज हो जाता है। तो बेसिकली उसी चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कान को साफ़ करने के लिए, अब कुछ लोगों को रहता है ना कि नहीं हम तो बहुत ही हाइजीनिक है, तो हाइजीन के नाम पे जो है ना अगर ईयरबड नहीं मिल रहा है तो जो भी उनके हाथ में चीज़ आएगी, पेन पेंसिल कुछ भी, वो डाल के जो है ना उसको साफ़ करने लग जाएंगे। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो डॉक्टर्स जो हैं ईयरबड्स को भी यूज़ करना जो है ना बोल रहे हैं कि अब ईयरबड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक जो है ना आप ईयरबड को यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग ईयरबड को इतना ज़्यादा घुसा देते हैं, इतने अंदर तक ले जाते हैं कि जो ईयर ड्रम है वो कुछ इस तरीके से रप्चर हो जाती है, फट जाती है। अब हमें क्या पता है कि हमारी जो ईयर कैनाल है वो एग्जैक्टली कितनी लंबी है और कितने लंबाई तक जो है ना हमें ईयर बर्ड को जो है ना अंदर लेकर के जाना है। हम तो बस क्या करते हैं कि हाँ कान में खुजली हो रही है, गंदगी है, तो चलो साफ़ करते हैं। साफ़ करने के चक्कर में जो ईयर बर्ड है उसको हम ईयर ड्रम के पास तक लेके चले जाते हैं और ईयर ड्रम के अंदर ईयरबड को क्या कर देते हैं, घुसा देते हैं। तो हमारी जो ईयर ड्रम है, जो कान का पर्दा है, वो कुछ इस तरीके से फट जाता है। अब अगर कान का पर्दा फट जाएगा तो बताओ सुनने में परेशानी होगी कि नहीं होगी?
क्यों होगी, या आप बोल सकते हो कि ईयर ड्रम के फटने से क्या हो सकता है। भाई याद करो, हमारे पिन्ना का काम क्या है, जो भी साउंड वाइब्रेशंस हैं, जो साउंड वेव्स हैं, उनको कलेक्ट करना। कलेक्शन के बाद में ये साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस कहाँ जाते हैं, ईयर कैनाल में जाते हैं। ईयर कैनाल से फिर कहाँ जाते हैं, तो कान के पर्दे पर ही जाते हैं। जीआईएफ देख लो, जीआईएफ ये वाला, ठीक है ना। तो कान के पर्दे में ही जाकर के सभी साउंड वाइब्रेशंस गिरते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारा ईयर ड्रम है, जो कान का पर्दा है, वो वाइब्रेट होने लगता है। तो जब ये वाइब्रेट होगा तो आगे जो तीनों हड्डियां हैं, जो तिकड़ी है, मिस, मेलस, इनका स्टेप्स या हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये तीनों हम बोलते हैं कि वाइब्रेट करने लगती हैं। जब ये वाइब्रेट करती हैं तो जो भी वाइब्रेशंस हैं वो एम्पलीफाई हो जाती हैं, और फिर ये तीनों की तीनों इनके वाइब्रेशन से, जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशंस जो आई हैं, वो एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशंस आप बोलते हो कि ओवल विंडो के थ्रू कहाँ चली जाती हैं, कॉक्लिया के लिक्विड में चली जाती हैं। फिर लिक्विड में जाकर के ही वो लिक्विड वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन से ही लिक्विड के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व सेल्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हम बोलते हैं कि आगे ब्रेन तक जाते हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू। अब ये बताओ, अगर कान का पर्दा ही जो है ना फट गया तो लाख साउंड वाइब्रेशंस आ जाएं, वो वाइब्रेट नहीं करेगा। अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगा तो आगे जो तीन हड्डियां हैं वो शायद वाइब्रेट ना करें। अगर वो वाइब्रेट नहीं करेंगी तो वाइब्रेशंस जो हैं कॉक्लिया तक नहीं पहुंचेंगे। अगर कॉक्लिया तक वाइब्रेशंस नहीं पहुंचे तो उसका जो लिक्विड है वो वाइब्रेट नहीं करेगा। अगर वो वाइब्रेट नहीं किया, इसका मतलब क्या कि उसके लिक्विड के अंदर जो भी न्यूरॉन्स और जो नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं वो जो है ना वाइब्रेट नहीं करेंगे, उनमें जो है ना कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं बनेंगे। और अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही नहीं बने तो भेजने वाला तो है, ऑडिटरी नर्व है, उसमें कोई खराबी नहीं आई है। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही नहीं बने तो ऑडिटरी नर्व किन्हें लेकर के ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन किसको जो है ना इंटरप्रिटेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के कान के पर्दे अगर फट जाते हैं तो सुनाई देना बंद हो जाता है। या कभी कभी ऐसा नहीं कि 100% जो है ना हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, ऊंचा जो है ना लोग सुनने लगते हैं कि अगर कान का पर्दा अच्छी तरीके से फटा नहीं है, थोड़ा बहुत ही जो है ना उसमें डैमेज हुआ है, तो वाइब्रेशंस जाएंगे लेकिन थोड़े बहुत ही जाएंगे। ईयर ड्रम थोड़ी सी ही वाइब्रेट करेगी, जिसके कारण जो तीनों कान की हड्डियां हैं वो भी थोड़ी सी वाइब्रेट करेंगी। उनके थोड़े से वाइब्रेशन से हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत कॉक्लिया का जो लिक्विड है वो भी वाइब्रेट करने लगेगा, यानी कि कम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनेंगी और कम सुनाई देगा। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज दे कैन टेयर आवर ईयर ड्रम। द टेयरिंग ऑफ ईयर ड्रम कैन मेक अ पर्सन डेफ। अगर कान का पर्दा फट गया तो फिर बहरा हो जाएगा इंसान। आर ईयर्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, हमारे कान बहुत डेलिकेट होते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर ईयर्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। तो कुल मिलाकर के हमारे कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल करना, डैमेज से बचाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे कान है भाई, तो इनको बचाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही होनी चाहिए ना, किसी पड़ोसी की थोड़ी ना होगी। खैर, तो कुछ इस तरीके से हम ये पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। वी हियर थ्रू आवर ईयर्स। कैसे? तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, पार्ट्स हमने पढ़ लिए, और जो फंक्शंस हमारे कान के वो भी हमने देख लिए हैं। तो याद रखिएगा, कान का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें क्या क्या होता है? पिन्ना होता है, ईयर कैनाल होती है। मिडिल पार्ट में क्या होता है? 3 बोन्स, मेलस, इनका स्टेप्स या हैमर, आप बोल सकते हो कि एनविल और स्टिरअप। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स को सेपरेट कौन करता है एक दूसरे से? तो ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा। फिर इंटरनल पार्ट में क्या होता है? कॉइल्ड ट्यूब होती है जिसको हम कॉक्लिया बोलते हैं, जिसके कि अंदर लिक्विड भरा होता है। और कॉक्लिया मिडिल पार्ट से कान के, भाई कॉक्लिया क्या कर रहा है? हमारे कान का इंटरनल पार्ट बना रहा है। तो ये कॉक्लिया कान के मिडिल पार्ट से कैसे जुड़ा हुआ होता है? तो ओवल विंडो की मेम्ब्रेन से। तो ओवल विंडो की मेम्ब्रेन से स्टिरअप भी जुड़ी होती है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कॉक्लिया का एक एंड भी जुड़ा होता है। तो ये पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, पार्ट समझा दिए, फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे करते हैं फिनिश। बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं आज के इस सेशन में, उम्मीद करती हूँ सबको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करेंगे? आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपको सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़
नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 देखना है तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, बहुत कुछ है। आपको क्लास 8 साइंस ही देखनी तो आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। अब क्या करोगे आप, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं क्लास 8 साइंस के, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको होंगे अवेलेबल। सपोज आपको क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करनी है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ही पढ़ना है, तो इस चैप्टर के टोटल यहाँ पे देखो कितने लेक्चर्स दिए गए हैं, 14 लेक्चर्स दिए गए हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो कुछ ऐसे ही आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स देख सकते हो। फ़ायदा क्या है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि आपकी जो अक्सर कंप्लेंट होती है यूट्यूब पे कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें जो सीक्वेंस है वीडियोज़ का वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो भाई जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो ना, तो एज सच यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।